आज का ये चैप्टर है टैक्स से संबंधित सारा सवाल इसमें देखेंगे हम लोग कि टैक्स कैसे लगता है, कौन कौन सा टैक्स होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, वाजिब में टैक्स तय कौन करता है। तो हर एक प्रकार के टैक्स यानी कि टैक्स लगाने का आरंभ कब हुआ था, कैसे कैसे टैक्स लगाया जाता है, टैक्स किस स्थिति में कौन कौन व्यक्ति और कहाँ कहाँ या किस कंपनी के द्वारा लगाया जा सकता है या फिर किस अनुच्छेद के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। तो इस सभी टैक्स के दायरे को हम लोग देखेंगे जो आपको ये इकोनॉमी के क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इकोनॉमी में आपको हेल्प मिलेगा। तो टैक्स कैसे कहाँ लगाया जाता है, किस प्रकार का टैक्स होता है, कितने प्रकार का टैक्स होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है व्हाट इज टैक्स, टैक्स आखिर होता क्या है, टैक्स क्यों लगाया जाता है। तो टैक्स इन इंडिया आर लिव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स जो है भारत सरकार और स्टेट सरकार, राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाया जाता है। सम माइनर टैक्सेज आर ऑल्सो लिव्ड बाय द लोकल अथॉरिटी सच एज द म्युनिसिपालिटी। कुछ ऐसे भी टैक्स होते हैं जो लोकल अथॉरिटी जिसको वहां पर अधिकार दिया जाता है, जैसे म्युनिसिपालिटी जिसको नगर पालिका, नगर निगम, ये सब कहते हैं। तो वो भी टैक्स लगाने के लिए एलिजिबल होता है अपने क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ रूरल में बिजली बिल मान लीजिए 6 रुपए यूनिट आता है, तो मार्केट में यहाँ पर 7 रुपए यूनिट आएगा। ये उसका स्पेशल अपना टैक्सेशन होता है, वो अपना टैक्स उस पर जोड़ देता है, ऐड कर देता है। जो टैक्स जैसे लग रहा होता है वो उसी प्रकार से ऐड करते चल जाता है। तो यहाँ पर कहता है द अथॉरिटी टू लेवी ए टैक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India which allocate the power to levy various taxes between the central and the state। ये टैक्स जो होता है इसमें कहता है कर लगाने का अधिकार जो है भारत के संविधान से लिया गया है, जो केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न करों को लगाने की शक्ति प्रदान करता है। आवंटन मतलब प्रदान करना होता है। ठीक है, ये मतलब संविधान में ऐसा बनाया गया है कि राज्य सरकार और भारत सरकार यानी कि सेंट्रल सरकार दोनों जैसे टैक्स लगा सकता है। वो टैक्स किस प्रकार से लगाएगा, कैसे लगाएगा, तो कहता है एन इंपोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर पावर इज आर्टिकल 265। यानी कि ये जो है 265 अनुच्छेद से टैक्स लगाने के लिए इसका शक्ति प्रदान होता है, अधिकार मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रत्येक कर लगाया जाता है या कर या जो सो कर को एकत्रित किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब कहता है एक साथ कानून द्वारा समर्थित है। ये टैक्स लगाने का अधिकार जो है सो संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है। जैसे टैक्स में संशोधन करना है, कब टैक्स कितना लगाना है, कितना % लगाना है, कहां कितना टैक्स लगाना है, तो सांसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि संविधान का संशोधन सांसद के द्वारा किया जाता है। संविधान में कुछ बदलाव या कुछ नया ऐड करना हो तो उसके लिए सांसद की बैठक होती है, उसमें पेश किया जाता है और उसी जगह से उसको नया नियम एक लगाया जाता है, नया नियम उसमें जोड़ा जाता है। तो टैक्सेशन का भी एक कानूनी अधिकार मिला है जो संसद के द्वारा ही उसको चेंज किया जा सकेगा। जैसे 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तो जीएसटी जब लागू हुआ तो उसको कई बार हर सप्ताह एक नया मंत्रिमंडल का बैठक होता था और संसद का बैठक होता था, उसमें जो टैक्स को संशोधन किया जा रहा था। तो ये जैसो अनुच्छेद 265 के तहत टैक्स लगाने का एक प्रावधान मिला है और यह संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा समय समय पर जरूरत के हिसाब से सुधार या चेंजिंग किया जा सकता है। तो ये हो गया इस प्रकार से टैक्स लगाने के लिए देख लिए। तो ये टैक्स होता क्या है, इसमें फिर टैक्स कहता है दूसरा में टैक्स इज जनरली इज द इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल चार्जर अपॉन एन इंडिविजुअल और ए कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देयर रिस्पेक्टिव स्टेट और सिमिलर देयर फंक्शनल इक्विवेलेंट इन ए स्टेट। ये जो टैक्स के लिए फिर कह रहा है यहां पर टैक्स सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी पर, टैक्स जो है किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी कंपनी पर भारत सरकार या उनके संबंधित राज्य, मतलब भारत के जितने स्टेट है
संबंधित राज्य है, किसी अन्य कार्यात्मक समकक्ष किसी राज्य पर वित्तीय प्रभार लगाने की एक स्थिति है। यानी कि हर एक व्यक्ति पर सरकार टैक्स लगा सकता है जो व्यक्ति अर्निंग कर रहा है। कोई भी कंपनी जो अर्निंग कर रहा है उसके अंदर रहते हुए उस पर टैक्स वो लगा सकता है। अब कहेंगे कि सरकार टैक्स लगाता क्यों है? सरकार आखिर टैक्स लगाता क्यों है? क्यों जरूरी है कि सरकार टैक्स लगाता? सरकार तो खुद रुपया छाप रहा है ना, तो खुद रुपया छाप करके कैसे रुपया कमा सकता है ना? फिर आखिर सरकार टैक्स लगाता क्यों है? तो टैक्स जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में गार्जियन है और आप फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हैं ना, आपके गार्जियन हो गए और आप 2 भाई हो गए। तो मान लीजिए आपके गार्जियन कुछ भी निर्णय लेते हैं ना, तो वो आपके लिए निर्णय लेते हैं या भविष्य में जो कुछ भी होगा वो आपके लिए निर्णय लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर एक गार्जियन आपके हो गए, आप 2 भाई यहां पर हो गए ना, तो आप मान लीजिए आप कमाते हैं रुपया, आप क्या करते हैं अपना रुपए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए पर मंथ आप कमाना शुरू करते हैं और ये भी 15,000 रुपए पर मंथ इधर से भी कमाते हैं, ये भी 15,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं और ये भी 15 पर मंथ कमाते हैं। मान लीजिए आपको अपना जरूरत क्या होता है कि 10,000 रुपए का ही जरूरत है जिसमें आप सारा मेंटेन कर लेते हैं, इनको भी 10,000 रुपए जरूरत है। तो ये आप मेंटेन जो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो इस कमाने के लायक आपको बनाया किसने? आपके गार्जियन ने बनाया। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इसके लायक आपको बनाया किसने? तो ये गार्जियन ने। अब आपको पहचानता किसके वजह से है? तो आपके गार्जियन की वजह से पहचानता है। ठीक इसी प्रकार से भारत यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक गार्जियन हो गया सबके लिए, उसका भी गार्जियन प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति। अब मान लीजिए यहां से सभी राज्य अलग अलग हो गया, सब राज्य अलग अलग बट गया, एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया, मतलब चारों साइड से ये राज्य फैला हुआ है। अब मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि आप 15,000 का महीना कमा रहे हैं, आप इसे फैमिली मेंटेन कर रहे हैं, आपको आज 5,000 पर महीना बच रहा है, लेकिन अचानक आपके साथ कुछ एक्सीडेंट, कुछ अचानक घटना घट जाता है जहां लाख 2 लाख की आवश्यकता है, वहां पर आपके पास सिर्फ 20,000 50,000 रुपया है, लेकिन वहां पर आपका मदद कौन करेंगे? आपके गार्जियन करेंगे। चाहे किसी भी तरह से करे, वो किसी से कर्ज लेके करे या फिर किसी भी तरह से करे, आपका मदद तो ये करेंगे। यदि ये कर्ज लेंगे और ये बाद में डेथ कर गए तो कर्ज सधाना किसको पड़ेगा? आपको सधाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज आप मतलब गार्जियन आपके हैं और आप यहां पर आपके अंदर ही खर्च हुआ है, तो फिर सधाना किसको पड़ेगा? आपको ही सधाना पड़ेगा। तो ये कर्ज भी लेकर करेंगे लेकिन मदद आपको करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या होता है कि जो भी काम होता है सरकार में, सरकारी काम जितना भी होता है तो सरकार के फंड से सारा काम होता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का सैलरी 50,000 का महीना मिलता है, तो सरकारी जॉब करते हैं, तो सरकार रुपया लाता कहां से आखिर है? जब कोई जॉब करते हैं तो रुपया सरकार लाता कहां से है? तो सरकार जो यहां से सब टैक्स कलेक्ट करता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए इससे कलेक्ट किया, फिर 50,000 इससे कलेक्ट किया, सभी से 50,000 कलेक्ट किया और 4 स्टेट से कलेक्ट किया या 5 स्टेट से, तो उसको कितना हो गया? 2.5 लाख रुपया टैक्स यहां पर क्या हो गया? कलेक्ट हो गया। इसका टैक्स जो है वो 2.5 लाख रुपए कलेक्ट हो गया। अब 2.5 लाख रुपए कलेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है, या 10 लाख 20 लाख 50 लाख कलेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि यदि आपको कहीं कोई जरूरत है तो आपके अंदर ये अपना स्टाफ बहाल किया, अपना स्टाफ बहाल किया। अब क्या करता है, ये सैलरी इसको देता है, पैसा लाया कहां से? आप ही का पैसा सब अलग अलग कलेक्ट किया और इस पे खर्च कर दिया, इस सबसे कलेक्ट किया, कभी इस पे खर्च कर दिया, कभी इस पे खर्च कर दिया। अभी आप देखे थे कोरोना काल आया था, महामारी ना, तो उस महामारी में जो खर्च हुआ, जो इसका संचित रुपए था रखा हुआ, उसी से खर्च किया गया था, उसी से क्या किया गया था? खर्च किया गया था। तो जब भी टैक्स लिया जाता है, सरकार मान लीजिए सरकार का इस पे अधिकार है, आप मान लीजिए मार्केट में आपका कहीं कोई जमीन है, आपका कहीं कोई जमीन है मार्केट में मान लीजिए, और उस जमीन पर सरकार जब चाहे वो रोड बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, उसे आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, आपका जो जमीन है उसका आप रेंट पेड करते हैं सरकार को,
जमीन आपका नहीं है। इंडिया में जितना भी क्षेत्रफल है वो सभी पे अधिकार सरकार का है। सब उसके बदले में टैक्स पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। रेंट के रूप में क्या करते हैं, आप चालान कटाते हैं, दाखिल खारिज करवाते हैं, हर साल उसको टैक्स पे करते हैं ना। वो सरकार को क्यों पे कर, जमीन तो आपका है, जमीन तो आपका, फिर सरकार को क्यों दे रहे हैं आप? वो सब चीज अधिकार उस पर सरकार का, आप एक अथॉरिटी के रूप में है। वहां पर जो भी सरकार आएगा सब आपको टैक्स लेते जाएगा और वो अपने नियम के अनुसार वो टैक्स लेते जाएगा। आप उसको कभी रोक नहीं सकते हैं। यदि कभी आपके जमीन पर उसको कोई रास्ता निकालना होगा या रेलवे ट्रैक बिछाना होगा, उस रास्ते से गुजारना होगा, तो आपको वो जमीन हर हाल में देना पड़ेगा। बदले में सरकार आपको पैसा देगा, उसके बदले में आपको वो पैसा देगा। जैसे मान लीजिए कहीं हाईवे रोड बन रहा है, उस जगह पे आपका जमीन आ रहा है, तो उस जगह का आपको सरकारी रेट से जो रुपया है वो दिया जाएगा। सरकार उस पर हर हाल में बनाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर टैक्स जो देख रहे हैं, तो सरकार जो टैक्स लेता है, तो जितना भी गवर्नमेंट काम होता है सरकार उस सब पे पेड करता है। आप ही का काम करने के लिए स्टाफ सरकार ने बहाल किया, उसको जो सैलरी देगा, तो काम कर किसका रहा है, आपका काम कर रहा है, तो सैलरी देना आपको है। तो डायरेक्ट आपसे ना दिलवा करके सरकार आपसे टैक्स के रूप में रुपए कलेक्ट करता है और बाकी जितना भी एक्सपेंस होता है आपके ही काम के लिए वो उस पे वो पेड करता है, वो उस पे पेड करता है। अब टैक्स कई प्रकार के होते हैं, हम आगे चल के देखेंगे इसमें टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टैक्स जो लगाता है, सेल टैक्स हो गया, पेट्रोलियम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्स है। वो सभी टैक्सेस कलेक्ट करके सरकार जो है सो अपने ही स्टेट में, अपने ही कंट्री में जो कुछ भी होता है उस पर वो व्यय करता है, खर्च करता है। अब देखिए यहां पर कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स। टैक्स जो है वो दो प्रकार का होता है। कहता है प्रोविलेंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस इन इज फाउंड इन इंडिया। टैक्स इन इंडिया कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट जो आपको दिखा करके लेगा, एक होता है इनडायरेक्ट जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन टैक्स लग रहा है। अब कहता है हाउएवर, किंतु द टाइप्स ऑफ टैक्सेस इवन डिपेंडेड ऑन वेदर ए पार्टिकुलर टैक्स इज बीइंग लीव्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर म्युनिसिपालिटी। कहता है भारत में विभिन्न प्रकार के कर का प्रचलन पाया जाता है। जैसे प्राचीन भारत में भी, इतिहास में पढ़े होंगे आप कि बाबर, अकबर सब जो सो अपने प्रजा पे टैक्स लगाता था, कर लगाता था। उस समय उसको कर कहा जाता था, उसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग टैक्स कहते हैं ना। तीन कठिया लगान प्रणाली ना, ये सब पढ़े होंगे ना इतिहास में। तो वो सब जो टैक्स लगाया जाता था वो अपने प्रजा पे लगाता था। जो आप जो खेती कर रहे हैं वहां पर सब खेती वही कर रहा था, लेकिन वो जो राजा वहां का था वो जो कहता था वही खेती होता था। अब मान लीजिए जितना वो उपज किया उसका 3 हिस्सा वो किसान रखेगा, 1 हिस्सा राजा ले जाएगा। ऐसा होता था तीन कठिया प्रणाली वगैरह में। तो ये सब जो आप देखे थे तीन कठिया कर प्रणाली जो भी था, बहुत सारा कर उसमें लगाया गया था। सब राजा अपने अपने हिसाब से जिसको जितना सुविधा होता था अपने हिसाब से वो टैक्स में वो संशोधन करता था कि कितना हिस्सा किसको लेना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार का कर का प्रचलन पाया गया है। भारत में कर या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। उस समय दिखा करके लिया जाता था, डायरेक्ट जबरदस्ती जो नहीं देता था उसको मारपीट करके कर वसूली किया जाता था ना। अब कहता है हालांकि कर के प्रकार भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि केंद्र या राज्य सरकार किसी अन्य नगर पालिकाओं द्वारा कोई विशेष कर लगाया जा रहा है या नहीं। अब देखें यहां पर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स 2 प्रकार का होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। टैक्स जो है 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो है जो अर्निंग करता है व्यक्ति, जो इनकम करता है, सिर्फ और सिर्फ वो पेड करता है। इनकम करने वाले व्यक्ति, इनकम करने वाले व्यक्ति ही डायरेक्ट टैक्स पेड करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जो बच्चा जन्म लिया वो भी पेड कर रहा है, जो व्यक्ति का मृत्यु हो गया वो भी पेड कर रहा है। अब वो कैसे पेड कर रहा है, जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया वो भी टैक्स कैसे पेड कर रहा है,
और जो बच्चा जन्म लिया वो कैसे टैक्स पेड कर रहा है। तो बच्चा टॉफी जो खाता है, जन्म लेने के पश्चात जो दवा खाता है, मेडिसिन खाता है ना, दूध पीता है, जो मार्केट से खरीद कर आप पिलाते हैं, उस पे टैक्स इंक्लूड है। उस पे क्या है? टैक्स इंक्लूड है। ऑल टैक्सेस ऑफ इंक्लूड देखते हैं लिखा रहता है एमआरपी के आगे। जो मर गया सो उस व्यक्ति के लिए कफन खरीद कर आता है, उस पे भी टैक्स लगा हुआ होता है। उसके बाद उसका क्रियाक्रम होता है, उसके कारण ही खर्च हो रहा है ना। यदि वो नहीं मरता तो मेरा खर्च नहीं होता उतना। वो मर गया से तो खर्च हो रहा है ना, उस पर भी टैक्सेस लगते हैं। तो ये टैक्सेस जो पेड होता है, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया जो इनकम कर रहा है, अर्निंग कर रहा है एज ए 18+। ठीक है, जो 18 साल के प्लस के व्यक्ति हैं वो सभी अर्निंग करते हैं। उससे पहले एक व्यक्ति अर्निंग नहीं करते हैं गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। वैसे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी कलाकारी करके रुपए कमाते हैं ना, सिनेमा में काम करते हैं, वो उन सरकार की नजर में बच्चा है, वो कलाकारी दिखा रहा है, रुपया नहीं कमा रहा सरकार की नजर में। जबकि वो भी किसी एक एपिसोड में जाता है, लाख 2 लाख रुपए लेता है, वो भी कमाता है ना। तो जो भी व्यक्ति इनकम कर रहा है, चाहे किसी भी स्रोत से कर रहा है, तो उससे इनकम टैक्स काट लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आईपीएल चल रहा है ना, नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसमें जो प्लेयर सब खरीदे जाते हैं, तो वो प्लेयर मान लीजिए कोई खरीदा गया 16 करोड़ में ना, कोई खरीदा गया 11 करोड़ में, कोई खरीदा गया 5 करोड़ में, ऐसे होता है ना। इसके बाद आप लॉटरी का काम करते हैं, जैसे केबीसी आप खेलते हैं, आप ड्रीम 11 में मैच खेलते हैं, बहुत सारा ऐसा ऐप उसमें आ गया है, माय सर्किल क्या क्या है, बहुत सारा हमको नाम भी उतना याद नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मैच खेलते हैं और वो कहता है एक दिन में 1 करोड़ जीतो, होता है ना, एक दिन में 1 करोड़ की जीत होती है। इसके बाद मान लीजिए केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी रुपए बांटते हैं, 7 करोड़ ले जाओ, आओ जवाब दो मेरा। तो आखिर ये जो पैसे आता है, तो इस पे क्या होता है, इसमें भी आपको 30% टैक्स कट जाता है। यदि मान लीजिए आप एक दिन माय 11 सर्किल पर 1 करोड़ रुपए जीत गए, तो आपके अकाउंट में जाएंगे वो 70 लाख रुपए ही आएंगे। 30 लाख रुपए चल जाएगा सरकार के खाता में, टैक्स में चल जाएगा, वो टीडीएस के रूप में इनकम टैक्स कट जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में कोई आया ना, क्रिस गेल आया, वो मान लीजिए 16 करोड़ में बिका ना, 16 करोड़ में बिका, तो ये हमारे इंडिया का 16 करोड़ रुपए क्या क्रिस गेल फ्री में ले जाएगा? हमारे इंडिया का रुपए है ना, वो दूसरे देश का चल जाएगा, तो उसका टैक्स लेगा सरकार। अब 16 करोड़ का 30% सरकार पहले यहां काट लेगा। अब जो कंपनी उसको खरीद कर लिया है, वो कंपनी क्या करेगा, 30% देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, और जो 70% है उसको देगा वो क्रिस गेल को देगा। तो इस प्रकार से टैक्स पेड होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो अर्निंग कर रहा है, वो अर्निंग पे 30% टैक्स कट गया। अब जैसे जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी सैलरी उसका मिल रहा है, उसका भी इनकम टैक्स करता है, उसका भी इनकम टैक्स करता है डायरेक्ट में। ठीक है, अब चलिए यहां पर देख लिए, जो भी ये डायरेक्ट टैक्स हो गया इनकम करने वाला। इनकम किस किस स्रोत से हुआ? आपने लॉटरी खेल कर किया, आप कोई लॉटरी भी लेते हैं, जैसे आजकल बहुत फोन आता है कि सर आपके नंबर, व्हाट्सएप नंबर का लक्की विनर हुआ ना, तो आपको 25,000 का लॉटरी लगाया सर ना, आपको महाराणा प्रताप सिंह का नंबर दिया जा रहा है, बैंक के मैनेजर, आप उनसे बात करके आइए, अपने लॉटरी को रिसीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी लॉटरी खेलते हैं, तो लॉटरी भी आपको यदि लगता है, तो उसमें भी सरकार 30% ले लेगा आपका इनकम टैक्स के रूप में, आपने इनकम किया। इसके बाद आपको 70% आपके खाता में चला आएगा। तो ये हो गया टैक्स के लिए जो डायरेक्ट टैक्स हो गए। अब इनडायरेक्ट टैक्स,
इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, पहले चलिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में देख लेते हैं। कहता है इट इज नेम्स सो बिकॉज इट इज डायरेक्टली पेड टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर ए सर्वे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज विटेस्टेड ए consistent rise in the collection of such taxes over a period of past year. The visible growth in these tax collection as well as the rate of taxes reflects the healthy economy. ये जो सो इकोनॉमिक को हेल्दी बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए टैक्स जो है सो लिया जाता है। ग्रोथ ऑफ इंडिया, हमारे देश को ग्रोथ करने के लिए। बिसाइड्स दैट इट इवन पोर्ट्रीज द कंप्लेंट्स ऑफ हाई टैक्स अलोंग विथ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स के लिए। अब डायरेक्ट टैक्स में कहता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल इनकम एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर इनकम दैट इज लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ध्यान रखिएगा, कृषि पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ एक कृषि ही है जिसपे इनकम टैक्स नहीं लगता है, बाकी सभी पर दिस पार्टिकुलर इनकम इज ऑल्सो शेयर्ड विथ द स्टेट्स। द इनकम टैक्स एज इनकॉर्पोरेट इन इंडिया फ्रॉम द ईयर्स 1916। 1860 से ही 1860 से ही ये लगाता कहता भारत में कृषि आय को छोड़कर सभी आय शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है। यह विशेष आय भी राज्य के साथ साझा की जाती है। आयकर 1860 से भारत में शामिल किया गया। आयकर यानी कि इनकम टैक्स जो है 1860 में भारत में शामिल किया गया कि इनकम टैक्स भी अब लगना है। इसके बाद तिनकठिया प्रणाली वगैरह सब खत्म हो गया। ये सब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये था आपका डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया गया। जो इनकम टैक्स हो गया तो इनकम टैक्स जो है सो लगाया गया, सिर्फ कृषि को छोड़ दिया गया जो इनकम टैक्स के दायरे में बिल्कुल नहीं आता है। अब देखेंगे आगे चल करके प्रत्यक्ष कर। ये डायरेक्ट है, यह नाम इसलिए है क्योंकि सीधे भारत सरकार के लिए भुगतान किया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत गणराज्य पिछले वर्ष की अवधि में इस तरह के कर के संग्रहण में लगातार वृद्धि देखी गई है। इन करों के संग्रहण और साथ ही करों की दर में दिखाई देने वाले वृद्धि भारत के स्वस्थ आर्थिक विकास को दर्शाती है, यानी कि हेल्दी इकोनॉमी। इसके साथ अलावा यह टैक्सेशन के बेहतर प्रशासन के साथ उच्च कर का अनुपालन भी दर्शाता है। यह टैक्स के लिए हो गया। अब चलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में। जो डायरेक्ट टैक्स कहां कहां लगेगा, आपको समझ में आ गया? डायरेक्ट टैक्स कहां कहां लगेगा और डायरेक्ट टैक्स कौन कौन व्यक्ति पेड कर सकता है। तो ये चीज समझ गए आप लोग। कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई हमारे यहां कुछ जीत के आ रहा है ना, या फिर जैसे मान लीजिए हमारा देश भी कहीं कुछ खेलने गया, वहां से जीत कर वो आ रहा है, तो उसको भी टैक्स पेड करना होता है। हर एक को उस देश का पैसा था, उस देश को उसको देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, तो वो टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में आप जो भी कर रहे हैं अर्निंग, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो तो आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, आपको क्या हो रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो आपको कमीशन जो मिल रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपए में आपका भी टीडीएस कट जाता है 12 रुपए। 12 रुपए क्या हो रहा है, आपका टीडीएस कट जाता है। आपने जितना भी अर्निंग किया, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं आप, और आप जो अर्निंग कर रहे हैं उसमें से भी आपका 12%, 8% अकॉर्डिंग टू रूल्स टैक्सेशन। टैक्स का जो रूल्स होता है उसके हिसाब से कभी 8%, किसी क्षेत्र में 12%, किसी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कट जाता है। तो आप कोई भी काम करें तो उसमें आपको सरकार नहीं दे रहा पैसा, आप अपने कमाए किसी कंपनी से ले रहे हैं और कंपनी आपको दे रहा है, और कंपनी क्या कर रहा है उसमें टैक्स जो है सो काट करके तब आपको दे रहा है। अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एईपीएस का काम चलता है हर गांव मोहल्ले में, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इससे क्या होता है कि आप आधार से पैसा निकालते हैं, तो उस व्यक्ति को जो कमीशन इसमें से मिलता है, जो आपका पैसा निकाल कर दिया, उसको भी टैक्स कट जाता है, उसमें टीडीएस कट जाता है। आप जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट खेलते हैं,
शेयर मार्केट में मान लीजिए आप जो है किसी भी ब्रोकरेज पर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आज आपने 2,000 रुपए कमाया, तो 2,000 रुपए कमाया, 20,000 रुपए कमाया, 30,000 रुपए कमाया, उसमें से भी मान लीजिए टैक्स कट करके तभी आपके अकाउंट में पैसा आता है, सारा टैक्स उस पर कट जाता है। टैक्स कट करके तब वो रुपया आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाता है। तो जितना भी हम लोग करते हैं डायरेक्ट इनकम वो कट जाता है जो हमें दिख के कटता है, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम जो होता है वो दिख के नहीं करता है, वो हिडन में करता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पे एमआरपी लिखा हुआ है 5 रुपए, एमआरपी लिखा हुआ है 5 रुपए, तो इसमें क्या लिखा रहता है, इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी टैक्स उसमें लगे हुए हैं, सारे टैक्स को उसमें लगाया जा चुका है। तो यहां पर देखेंगे टैक्सेस में लगा होता है, जैसे आप एक टॉफी खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं, कहते हैं पापा 2 रुपए दो, मुझे टॉफी खाना है, मम्मी 2 रुपए दो, मुझे टॉफी खाना है, तो आपने उस पर तो 2 रुपए दे दिया, वो दौड़े दौड़े दुकान गया, टॉफी खरीद कर ले आया, खा लिया, आपने उसे दे दिया टॉफी खरीदने के लिए। कोई व्यक्ति पूछा आपने पैसा किसको दिया, तो अपने बच्चे को दिया 2 रुपए टॉफी खाने के लिए। अरे बच्चे को नहीं दिए, उसको टैक्स पेड करने के लिए रुपया दिए हैं, टैक्स पेड करने के लिए रुपया दिए हैं। आप 2 रुपए जो दिए उसमें टॉफी भी लिया और साथ में उसने टैक्स भी पेड किया, उसमें उस 2 रुपए की टॉफी में टैक्स भी लगा है। वो बच्चे टैक्स पेड करके वो तो बच्चा समझ रहा है, खुश रहेगा, मुझे टॉफी खरीद के खा लिए ना, लेकिन उसमें वो टैक्स भी पेड करके आया है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस सभी में इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। वो टैक्स सेट करने के बाद एमआरपी सेट किया गया है। तो जैसे आपको हम कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताए थे पिछली क्लास में, तो एमआरपी जब हम सेटअप किए थे वो टैक्स के साथ अब सेटअप करेंगे। पहले आपको सिंपल सिखाए थे, अब सेट करेंगे हम लोग टैक्स के साथ सेटअप करेंगे इस चीज को। तो ध्यान देंगे आगे चल करके। यहां पर जो आयकर होता है ये इनकम टैक्स के बारे में आप देख लिए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। कहता है इनडायरेक्ट टैक्स एज अपोज्ड टू द डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। सच ए टैक्स इन द नेशन ऑफ जनरली लिव्ड ऑन सम स्पेसिफाइड सर्विस और सम पार्टिकुलर गुड्स। यहां पर क्या कहता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है कुछ सर्विस पे लगाए जाते हैं और कुछ गुड्स पे लगाए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो है कुछ सर्विस पे लगाए जाते हैं और कुछ गुड्स पे लगाए जाते हैं। अब ये कैसे होता है देखते हैं आगे चल के। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट लिव्ड ऑन एनी पार्टिकुलर या ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है किसी खास व्यक्ति से नहीं लिया सकता है, किसी खास संगठन से नहीं ले सकता है, या किसी एक व्यक्तित्व से नहीं लिया सकता है। ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस पे लगा दिया गया और गुड्स पे लगा दिया गया। आपने जो गुड्स खरीदा उस गुड्स के बदले आपने टैक्स पेड किया, गुड्स पे टैक्स पेड किया एमआरपी के साथ। आपने कोई सर्विस लिया, उस सर्विस पे आपने टैक्स पेड किया। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट चार्ज। आप मान लीजिए कोई सामान मंगवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट में डाल दिए, वो आपसे चार्ज लिया, वो टैक्स जोड़ करके चार्ज लिया, तो वो वहां से आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप अपने ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आप उस पर जो रेंट पेड करते हैं उसमें टैक्स भी इंक्लूड है। अब देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज विच फॉल विद इन द पेरिफेरी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन आर included in the range starting from manufacturing goods and delivery of service। यानी कि हम लोग जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहीं से इसमें टैक्स स्टार्ट हो जाता है, वहीं से एंड सर्विस डिलीवरी सर्विस जो होता है वहां से टू दोज द आर मींट फॉर कंजप्शन ए पार्ट फ्रॉम दीज द वेरिड एक्टिविटीज एंड सर्विस विच आर रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड ट्रेडिंग etc। इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स और ट्रेडिंग टैक्स पर भी लगता है। आर इवन इंक्लूडेड विद इन दिस रेंज। दिस वाइड रेंज रिजल्ट इन द इन्वॉल्वमेंट एज वेल implementation of some of their indirect tax in all lines of business।
इसमें कहता है अप्रत्यक्ष कर के विपरीत देश में ऐसा कर आमतौर पर कुछ निर्दिष्ट सेवाओं या कुछ विशेष वस्तु पर लगाया जाता है। किसी विशेष संगठन या किसी व्यक्ति पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जा सकता है। लगभग सभी गतिविधि जो अप्रत्यक्ष करों की परिधि के भीतर आती है, जितने भी गतिविधि है वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आती है। जैसे विनिर्माण वस्तुओं से शुरू की जाने वाली श्रेणी यानी कि मैन्युफैक्चर और सेवाओं के वितरण के लिए उन लोगों को शामिल की जाती है जो उपभोग के लिए होते हैं। इनके अलावा विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं जो आयत व्यापार आदि से संबंधित है इस श्रेणी में भी शामिल है। इस व्यापक श्रेणी के परिणाम साथ ही व्यापार की सभी पंक्तियों में कुछ या अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर कार्यान्वयन के साथ आमतौर पर भारतीय गणराज्य में अप्रत्यक्ष कराधान एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कानून और नियम शामिल है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कराधान नियमों में कुछ कानून शामिल है जो देश के कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट है। कुछ राज्य ऐसा होता है जहां पर टैक्स अलग तरीके से लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कराधान का शासन विभिन्न प्रकार के करों को शामिल करता है। संगठन सभी या अधिक से अधिक संबंधित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग टैक्स के बारे में। ये तो देख लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप देखे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है हर एक गतिविधि पर लगाया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें होता है सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चर टैक्स, सेल टैक्स, सीएसटी। अब ये यहां पर 4 प्रकार का टैक्स हो गया। डायरेक्ट में हो गया जो इनकम टैक्स हो गया, जो आपने डायरेक्ट इनकम किया उस पर टैक्स लग गया, जो लॉटरी लिए ना, कोई हमारे यहां आकर के किसी के जो पैसा कमाया वो हो गया ना, या फिर ड्रीम की आप सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका आपका डायरेक्ट टैक्स कर जाता है। लेकिन उसके अलावा सर्विस टैक्स हो गया, जो आपने ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया, आपने कुरियर चार्ज लिया, आपने कहीं गया किसी होटल में विश्राम किया तो आपने उसका रेंट पेड किया, तो वो क्या कर रहा है, जो होटल मालिक है वो आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा है, कोई सामान नहीं दे रहा है, बस आपको सर्विस दे रहा है, आपको सेवा दे रहा है ना। तो वो हो गया आपसे जो रेंट चार्ज किया वो सर्विस टैक्स के साथ आपको रेंट लेता है। एक दिन का 500, 1000, 2000 जो भी लेता है, जैसे इकोनॉमिक क्लास का है 5000, 10,000 जो रूम रेंट लेता है एक दिन का, तो एक दिन का आपने होटल चार्ज पेड किया तो वो सर्विस टैक्स के साथ। आप क्या किए, किसी होटल में गए, खाना खाए, तो आपने वहां पे खाना खाया तो खाना के साथ साथ उसमें जो है मैन्युफैक्चर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो है सो उसमें ऐड रहता है, सारा चीज ऐड हो जाता है, क्योंकि वहां जो वेटर वगैरह काम करता है उसको भी वहां पर देना पड़ता है। तो ये हो गया सर्विस टैक्स। अब एक्साइज ड्यूटी जो सामान आप मैन्युफैक्चर किए। अब सेल टैक्स भेट होता है, भेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, इसका मतलब एडेड टैक्स होता है, वैल्यू एडेड, यानी कि आपने जो वैल्यू ऐड किया, सामान को सेल किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई सामान 50 रुपए में खरीद कर लाया, इसके बाद उसको आपने 60 रुपए में बेचा, तो आपने 50 रुपए में खरीद कर लाया, इसमें आपने टैक्स ऐड कर दिया, ऐड करके खरीदा, और आप जो यहां पर पैसा कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, सरकार को इस पर भी ध्यान है, सरकार को इस पर भी ध्यान है। तो ये क्या कर रहा है, 60 रुपया जो आप कमा रहे हैं, 10 रुपया एक्स्ट्रा, उस 10 रुपए पर भी सेल टैक्स लगा। आपने जो इसमें 10 रुपए वैल्यू ऐड किया, उस 10 रुपए का टैक्स आपको इसको देना पड़ेगा। तो ये हो गया सेल टैक्स। अब होता है सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान सेल किया जाता है तो वहां पर सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल टैक्स लगता है। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स। और ये सेल टैक्स क्या होता है कि आप अपने ही स्टेट के अंदर सामान को सेल कर रहे हैं तो वहां पर वैट लगेगा। यदि आपके अपने स्टेट में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है और वो गुड्स किसी दूसरे स्टेट का व्यापारी आपसे खरीद के ले जा रहा है तो वहां पर हम लोग वैट नहीं लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे सेंट्रल सेल टैक्स। ये पहले लगता था, अब नहीं लगता कुछ भी नहीं, पहले ये लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स लगता था।
तो ये टैक्स जो इतना 4 टैक्स था, ये सब टैक्स लग रहा था। अब आगे चल करके टैक्स बदल गया है। इसी में एक टैक्स और आता है, इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए ना, आप जू में जाते हैं देखने के लिए एंटरटेनमेंट करते हैं, तो आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप सिनेमा हॉल की रसीद जो लेते हैं, उस रसीद पे टिकट जो कटाते हैं उस पर देखेंगे आप टैक्स लिखा हुआ है। उसमें देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यदि सिनेमा हॉल का फी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए यदि है, यदि 100 रुपए है उसमें, तो उसमें देखेंगे 100 रुपए या 1000 रुपए या 5000 रुपए जो फी है उसमें देखेंगे लिखा रहेगा टॉयलेट फी लिखा रहता है ना, फैन फी लिखा रहता है, सीटिंग फी लिखा रहता है, सबका फी अलग अलग बांट दिया। और उसमें मूवी फी लिखा रहता है, जैसे 1000 का मूवी है तो 800 रुपए रहेगा मूवी का फी लिखा हुआ, या 600 रुपए रहेगा मूवी का फी लिखा हुआ, सीटिंग का फी लिखा रहेगा, फैन का फी लिखा रहेगा, टॉयलेट का फी लिखा रहेगा ना, सब फी अलग अलग लिखा रहेगा। और उस पर उसको टैक्स ऐड किया रहेगा और सब जोड़ करके तब होगा 1000 रुपए। तो उसमें जो टैक्स रहता है वो टैक्स भी उसको गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है, क्योंकि आप वहां पर क्या किए, सर्विस लिए हैं, वहां पर कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदे हैं, आप सर्विस लिए हैं, तो वो सर्विस टैक्स के रूप में वहां पर पेड करना पड़ता है। तो वो आ गया एंटरटेनमेंट के अंतर्गत, या फिर आप यहां पर इसके अंतर्गत भी ले सकते हैं।